एक तो सभी भाई इस लाइव वीडियो को शेयर करें। कुछ बातें हैं जो अपन करेंगे, जो समाज के सभी लोगों को उस बातों को जानना बहुत आवश्यक है। देखो, मैं आपको स्पष्ट बोल देता हूं, ना तो मैं किसी व्यक्ति के बारे में कोई गलत बोलने के लिए लाइव आया हूं, ना मैं किसी के बारे में कुछ बोलना चाहता। मैं तो उन बातों पर बात करना चाहता हूं, क्या कमियां रही, क्या अच्छा हो सकता था। कोई नहीं, सबका जिसका राम जिसके साथ। कोई ये दुनिया है, इसमें कोई कैसे पेट भरता है, कोई कैसे पेट भरता है, कोई कैसे जीता है, कोई कैसे जीता है। तो सबका अपना अपना राम अपने साथ है। कभी भी कहा है बुजुर्गों ने कि सच्चाई और ईमानदारी से चलने वाला आदमी ही लंबा चलता है, लंबा टिकता है। और आप किसी को झूठ बोल के, गुमराह करके ज्यादा दिन टिक नहीं सकते। मैदान में लोगों का दिल नहीं जीत सकते। कुछ पल के लिए आप वाहवाही लूट सकते हो, कुछ पल के लिए आप पैसा भी कमा सकते हो, लेकिन वाहवाही नहीं लूट सकते। इसलिए अपन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। आप सभी लोग मेरी क्या कभी कल थोड़ा तबीयत थोड़ी ऐसी हो गई थी, इस वजह से मैं लाइव नहीं आ पाया। एक तो आप इसको ग्रुपों में शेयर करो, इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में शेयर करो, तब अपन अपनी बात रखेंगे जो कि पूरे राजस्थान के समाज को जानना जरूरी है। वो कमियां क्या रही, क्या अच्छा हो सकता था, उन सब बातों पे अपन बात करेंगे। किसी व्यक्ति विशेष पर मैं कोई बात नहीं करना चाहता, इतना छोटा कद नहीं है मेरा। ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बात जाए। हाँ, जो भी है सच बात करेंगे, बिल्कुल जो भी बात है सच ही बोलेंगे। अपन को डर नहीं है किसी का, ना अपन कोई झूठ बोलना चाहते। देखो, राजनीति में झूठ साथ चलता है, समाज में नहीं चलता। अगर आप नेता हो, राजनीति में हो, किसी पार्टी में हो तो चलता है। समाज का अगर कोई गुमराह करे, समाज से अगर कोई झूठ बोले, वो नहीं चलता, आखिरकार सामने आ ही जाता है। तो इसको ग्रुपों में शेयर करो। आप शेयर करते रहिए, मैं शुरुआत करता हूं। सभी साथियों को जय फूले, माता सावित्रीबाई फूले की जय हो। देखो, शुरुआत करते हैं अपन इस जन अधिकार यात्रा पर। किसने क्या खाया, किसने क्या पिया, किसने कितने पैसे खाए, किसने स्कैनर डाला, कितने पैसे आए, कितने गए। लोगों के सवाल बता रहा हूं मेरे पास जो आ रहे हैं। टेंट लगाया, पानी पाया, रोटी खिलाई कि नहीं खिलाई, वो आप सब जानो, सबके सामने है। मैं किसी के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता। कुछ भी हुआ भाई, कोई कह रहे थे कि पैसों का हिसाब, देखो भाई मैंने तो लिए नहीं, इसलिए भी लाइव आना जरूरी था। मैंने किसी से 1 रुपए भी लिया हो तो इसमें आप लिख सकते हो। तो ना जिसने लिया उससे मैं कोई हिसाब मांगना चाहता। कोई कह रहे कि करोड़ रुपए आ गए, कोई कह रहे 50 लाख, तो मेरे को उससे कोई मतलब नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, अपना ही है। ले लिए पैसे आ गए, वो उसकी वो जाने। मैं किसी व्यक्ति की बात नहीं करना चाहता, तो स्पष्ट आपको बोल देना चाहता हूं। भाई वो जाने, आप जाने क्या हिसाब है पैसों का, क्या लेना देना, वो आप जानो। और
जिसको दिए वो जाने। अपन बात के मुद्दे पे आते हैं। देखो, दो चीजों के मुद्दे पे आते हैं। एक पॉइंट नोट करो, आप अभी नोट कर लो इसको, मैं कह रहा हूं कि लिख लो चाहिए कि जन अधिकार यात्रा जब 19 फरवरी को स्टार्ट हुई थी गंधार से, तो मुरारी लाल सैनी जी इस यात्रा को बीच में छोड़कर क्यों चले गए? सवाल नंबर 1। नहीं, जो भी हुआ अच्छा हुआ, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा, मैं तो सवाल बता रहा हूं आपको। और क्या गलत हुआ, क्या अच्छा हो सकता था, उस पर अपन बात करेंगे। इसको शेयर भी करते रहो, लोगों को शेयर करते रहो आप। क्या पहला पॉइंट क्या है कि मुरारी लाल सैनी जी 19 फरवरी से साथ चले, तो फिर बीच में मुरारी लाल सैनी जी इस जन अधिकार यात्रा को क्यों छोड़ गए? ये पहला सवाल है, समाज के दिमाग में आना चाहिए। मुरारी लाल सैनी ने आरक्षण आंदोलन में काफी मेहनत करी थी पहले, क्यों छोड़ गए? वो मुरारी लाल जी से भी सवाल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे भाई? मुरारी लाल जी और सीपी जी दोनों, कल तक एक बात चल रही थी, एक जाजम पे आ जाओ, समाज एकजुट हो जाओ, समाज एकजुट हो जाओ, तो दोनों नेता चले थे ना, वहां से चले थे कि नहीं चले थे? किनको पता है कि 19 फरवरी को मुरारी और सीपी जी, मुरारी जी और सीपी जी दोनों नेता चले कि नहीं चले? 19 को चले। तो पहला सवाल जो आप मुरारी लाल जी को फोन करो, मैं नंबर दे दूंगा अगर किसी को चाहिए तो, उनसे भी पूछो कि आप इस रैली को बीच में छोड़कर क्यों चले गए? पहला सवाल, ठीक है। दूसरा सवाल, हम लोग किसी व्यक्ति के लिए नहीं आए थे, हम लोग समाज के लिए आए थे। क्यों आए थे? क्योंकि अगर हमारी समाज का एक बच्चा भी अगर कोई मांग को लेकर आगे बढ़ेगा, और आरक्षण की बात करूं आपसे, बाद में आरक्षण की भी बात करेंगे अपन, हमारी समाज का कोई बच्चा अगर किसी भी मुद्दे को लेकर आगे आएगा तो उसको मजबूत करने की जिम्मेदारी हमारी है। पर भविष्य में यदि किसी को मजबूत करो तो उसके बारे में पता करो। पहली बात, अगर किरोड़ी लाल सैनी कल को समाज को किसी भी बहाने से अगर कहीं ले जाने की सोचे, कहीं लाने की सोचे, तो पहले तो ये देखो कि उसके पीछे कौन लोग हैं। समाज को मैं बताना चाह रहा हूं, जागृत हो जाओ मेरे भाइयों। जिस भी व्यक्ति के साथ लगो, पहले ये देखो कि उस व्यक्ति के आगे पीछे कौन लोग हैं, उस व्यक्ति का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उसके गांव में, उसकी पंचायत में, उसके क्षेत्र में उस व्यक्ति की वैल्यू क्या है। आदमी की औकात का पता उसके घर से, गांव से और ग्राम पंचायत से, क्षेत्र से पड़ती है। तो जब भी किसी भी आदमी के पीछे लगो, चाहे मैं नहीं कह रहा कि मैं कभी नहीं चाहता कि आप मेरे को कोई नेता मानो, मैं नहीं चाहता नेता बनना समाज में। तो आप जब भी जरूरत पड़े मेरी, मैं बाकायदा एक मजबूत कार्यकर्ता के रूप में आप जिस भी भाई के कहोगे उसके पीछे खड़ा हो जाएगा ये किरोड़ी लाल। पर जिसको भी तुम नेतृत्व देना चाहते हो, जिसको भी तुम नेतृत्व दो, उस व्यक्ति के गांव में क्या इज्जत है, उसकी ग्राम पंचायत में क्या इज्जत है, उसके क्षेत्र में क्या इज्जत है, उसका पहले पता लगा लो। क्योंकि दुख इस बात का है, सबसे ज्यादा अगर भीड़ आई है तो वो आई है पूर्वी राजस्थान के दौसा, करौली, भरतपुर, सवाई माधोपुर और अलवर जिले की। लगभग 90% भीड़ थी वो इन्हीं जिलों की थी। सबसे बड़ी भागीदारी थी तो वो दौसा जिले की थी। इस बात को कहना चाह रहा हूं मैं कि पहले तो आदमी के बारे में पता करो कि आदमी क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसने जीवन में क्या कमाया, क्या नहीं कमाया। कल को मैं भी हल्ला करने आ जाऊंगा, मुझे भी पैसे कमाने होंगे, मान लो समाज के नाम पे, मैं भी कह दूंगा भाइयों मैं वो कर रहा हूं और वो कर रहा हूं, फिर मैं भी इसके अंदर डालूंगा कि आप मेरे को लाख डाल दो, 50,000 डाल दो, तो वो गलत है। समाज ने कोई कमी नहीं छोड़ी, ना खाने पीने की कमी छोड़ी, ना व्यवस्थाओं की कमी छोड़ी। अगर कोई व्यवस्थाओं की कमी रही है तो मुझे बताओ आप। बाकी किसने कितना लिया, कितना दिया, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। पैसों की वो जाने,
अपन पैसों के मामले में कोई बात नहीं करना चाहते, क्योंकि जो भी है ठीक है, जिसका राम जिसके साथ। तो पहला सवाल क्या रहा कि मुरारी लाल जी रैली को छोड़कर बीच में क्यों चले गए, मुरारी लाल जी से भी पूछो। दूसरा सवाल, किसी भी व्यक्ति के पीछे यदि लगो, मैं दौसा का ही रहने वाला हूं भाई, मैं बता दूं आपको, मैं दौसा जिले के लालसोट तहसील के मंडावरी के पास ग्राम पंचायत डिवासली कला का गांव है रामसर, उसका रहने वाला हूं। मेरे बारे में तो मैं ये बता दिया आपको, दौसा जिला ही है मेरा। तो कभी भी लगो किसी भी आदमी के पीछे तो उसका बैकग्राउंड चेक करो, ये आदमी की मानसिकता क्या है और इसमें कितनी क्षमताएं हैं लड़ने की, झगड़ने की और अड़िंग रहने की। देखो आरक्षण की बात करें, पहले आरक्षण की करेंगे। आरक्षण कोई छोटा मुद्दा है क्या? हमारे गुर्जर भाइयों ने काफी लंबी लड़ाई आरक्षण की लड़ी थी, 72 लोगों की शहादत दी थी आरक्षण में। आपको पता नहीं क्या? 72 लोग आरक्षण की लड़ाई में रेलवे ट्रैक पर पड़े रहे जिंदलाश बनकर। कर्नल किरोड़ी साहब बैंसला, 72 लोग ट्रैक पे पड़े हुए थे, उसके बावजूद भी उसी ट्रैक पर बैठकर खाना खा रहे थे। वो होता है असली मर्द। आरक्षण की लड़ाई के लिए असली मर्द चाहिए। डरपोक कभी आरक्षण, देखो डरपोक राजा कभी प्रजा का भला नहीं कर सकता, ये बात को याद रखना। कर्नल किरोड़ी साहब बैंसला पे जाओ ना, लेटेस्ट उदाहरण है। 72 गुर्जर मरे पड़े थे, तभी भी सारे के सारे लोग आरक्षण की लड़ाई मजबूती से लड़ रहे थे। क्योंकि मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं, कल कुछ हमारे समाज बंधु रेलवे ट्रैक पर चले गए थे, उन लोगों को जो शब्द यूज किया गया कि असामाजिक तत्व हमारे नहीं है, भगाओ, पुलिस पीटो। पुलिस की इतनी औकात है? मैं कहता हूं कि कैसे चले जा हमारे, ठीक है भाई, ऑर्डर के बिना कोई चले भी गया हमारा भाई, एक ऑर्डर में नेतृत्वकर्ता के एक ऑर्डर में समाज वापिस आ जाना चाहिए। और पुलिस की क्या औकात है? पुलिस की इतनी औकात है कि हम 50,000 की संख्या में बैठे और अगर हमारे भाई गलती से रेलवे ट्रैक पे चले भी गए हैं, उनको पुलिस डंडे मार के भगाएगी। इतनी औकात है पुलिस की। इतनी औकात कब से हो गई पुलिस की? ये सब नेतृत्व की कमजोरी के कारण है। और असामाजिक तत्व कैसे हो गए? हमारे भाई है, ठीक है, नहीं संभले तो नहीं संभले हमसे। अरे भाई है, अगर हमसे गुस्सा होके भी, जैसे नेतृत्वकर्ता से गुस्सा के भी चले गए, तो उनको प्यार से बुलाना चाहिए था। ये नहीं बोलना चाहिए था कि देखो, मैं इसलिए दोहरा रहा हूं, 15 सितंबर को मेरे को खुद को असामाजिक तत्व बताकर मुझे भीड़ के अंदर एक भाई इसके साथ रहा करता था, भोमाराम सैनी, उससे पूछना, वो बता रहा था कि भाई साहब जो 40-50 बाउंसर लगाए थे, वो इसलिए लगाए थे कि किरोड़ी लाल सैनी स्टेज पर नहीं आना चाहिए। इसलिए क्या लगाए थे? 15 सितंबर को बाउंसर। और कल भी पूरी प्लानिंग थी कि किरोड़ी लाल सैनी स्टेज पर नहीं आना चाहिए, यह आपको भी पता है। क्योंकि किरोड़ी लाल सैनी आएगा, वो सच बोलेगा, क्योंकि वो बंदा, मैं देखो सच बोलता हूं, अगर 1 रुपए जीवन में अगर किसी से मैंने लिया हो मेरी 8 साल की राजनीति में, तो इसमें कमेंट कर दो, कल से राजनीति छोड़ दूंगा मैं, किसी भी काम के लिए। इसलिए मेरे भाई बुरा लगता है आज समाज, आपको ये तो पता ही है, आपको तो पता ही है कि समाज किस दिशा में चलता है। हम आए क्योंकि हम इसलिए आए कि समाज ने हमें फोन किया था। मेरी 19 फरवरी को मेरी शादी थी और मैं 23 फरवरी को शामिल हो गया था, 24 को। सारे कार्यक्रम जल्दी जल्दी निपटा के मैं 24 को शामिल हो गया था समाज के साथ, क्योंकि मुझे डर था कि मेरे समाज का बुरा नहीं हो जाए। मुझे डर था कि ये पुलिस प्रशासन मेरी समाज के साथ कुछ गलत नहीं कर दे। इसलिए मैं फ्री होके आ गया था जल्दी रैली में। अब आप सोचो, जिस बंदे की, मैं ज्यादा बड़ा नेता नहीं हूं, ना ज्यादा बड़ा आदमी हूं, लेकिन कहीं न कहीं पूर्वी राजस्थान के दौसा, करौली, भरतपुर, सवाई माधोपुर, अलवर, आप सब लोग मुझे थोड़ा बहुत तो जानते ही हो। ये भी जानते हो कि आपका भाई का नेचर क्या है, मैं कैसा इंसान हूं, मैंने कितने आंदोलन कर दिए और कितने आंदोलन मैंने सफल कर दिए, ये आप सबको बताने की जरूरत नहीं है। आपको पता होगा कि चाहे वो
जयपुर मोर्चरी पे बैठ के धरना दिया हो मुक्ता राव के खिलाफ, चाहे गुजर की धड़ी के गोपाल शर्मा का बैंड बजाया हो, चाहे दौसा का मामला हो जो भाई राजेंद्र सैनी एसआई का मामले में, चाहे वो लाल चोट का मामला हो, मेरे पे 7 मुकदमे समाज के और राजनीति के ही है। उस आदमी को, हाँ उसके भी बोलूंगा, एक विनोद भूदोली नाम का लड़का, उसके लिए जरूर बोलूंगा, चाहे आप किसी भी व्यक्ति पे विश्वास कर लेना, उस व्यक्ति पे जीवन में विश्वास मत करना, ये मैं बोल रहा हूं। वो व्यक्ति उससे तो अच्छा सीपी है, ये मैं आज कह रहा हूं आपसे, ये बात को याद रखना आप। सीपी विनोद भूदोली से तो अच्छा है, ये मैं कह रहा हूं। विनोद भूदोली बहुत खतरनाक और माइंडेड आदमी है, वो राजनीति के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, उससे मैं कह रहा हूं उससे तो अच्छा है सीपी। तो मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई, पता तो चलना चाहिए ना समाज को। आप सोचो आपका भाई वहां से यात्रा खत्म कर दी कि भाई अब बसों से चलेंगे, क्यों भाई बस से क्यों चलेंगे, हम तिलक हॉस्पिटल से बसों से क्यों चलेंगे, हम पैदल लेके आए। सरकार के और प्रशासन के पैर फूलने चाहिए थे कि एक चीज बताओ, मेरा समाज बार बार इतनी संख्या में जयपुर आएगा क्या है? अरे लाखों की संख्या में आप जयपुर आए थे, पूरी जयपुर में चारों सड़कों से पैदल मार्च करते हुए अगर तुम जयपुर में घुसते तो प्रशासन क्या जयपुर के पैर नहीं फूल जाते क्या है? जगह जगह जाम का वातावरण नहीं बनना चाहिए था क्या? बनना चाहिए था। उनको लगना चाहिए था कि सैनी जयपुर में आए हैं, उनको लगना चाहिए था, प्रशासन को और भजनलाल को। कोई बात नहीं, फिर भी मानी, फिर भी आपका भाई उस यात्रा को पूरा करा, जिस यात्रा को सीपी सैनी 19 फरवरी को लेके जयपुर आया था। उस यात्रा को आपके भाई ने पूरा करा बाकायदा, क्योंकि यात्रा वही होती है जो एंड तक जाती है। मैं बाकायदा पैदल चल के धरना स्थल तक आया, कोई बात नहीं। अब सोचो मैं आने के बाद में मेरे भाई, वो तो कमल भाई आप बता चुके हो कि मेरे साथ तो क्या क्या षड्यंत्र रचे गए, वो तो छोड़ो। मैं आपका भाई मर्द आदमी है, किसी का बुरा नहीं सोचता, और किसी इतना कमजोर मैं नहीं हूं कि किसी पे कोई लालचन लगाऊं। मैं तो समाज को सच्चाई बता रहा हूं। मेरे साथ क्या हुआ उसको भूल जाओ, क्योंकि मेरे को तो बदनाम करने के लिए और मेरे को रोकने के लिए मैं जब से आया तब से षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, लोग लगाए दिए मेरे आगे पीछे। है यार, किरोड़ी कहते हैं मुझे यार, ऐसे ये रगेरा मेरे खिलाफ चला जाए, इतना भी कमजोर किरोड़ी नहीं है। बाकी खूब षड्यंत्र रचे, जिसने भी रचे, छोड़ो उस बात को छोड़ो। हाँ, आपका भाई जैसे ही स्टेज पर आके बैठा, आम कोई छोटी बात है क्या? जिस आदमी ने समाज के लिए इतना मेहनत करी हो, उस आदमी को सबके लास्ट में बोलने का मौका दिया गया, क्योंकि जबकि मैं खुद विनोद भूदोली को 10 बार बोल चुका। मैंने कहा यार विनोद भाई तू समझिए, जनता पूरा मेरे भाई लोग मेरे पूर्वी राजस्थान के आए हैं। विनोद को बोला मैंने कि नीम का थाना से 10-20 लोग आए हैं, और खुद सीपी के गांव से मुश्किल से 10 लोग आए होंगे। ये पूर्वी राजस्थान मेरे दौसा जिले के मेरे गांव से पूरी बस भर के आई है मेरे भाई। ये लोग चाहते हैं कि किरोड़ी कुछ बोले, सच बोले। विनोद ने 5 बार बोलने के बावजूद भी मेरे को भाषण देना नहीं दिया। पता नहीं, वो एक चीज बोलता रहा, किरोड़ी भाई समझो मेरी मजबूरी है, समझो मेरी मजबूरी है। मैंने कहा भाई तेरी ऐसी क्या मजबूरी है कि भाई प्लीज मेरी मजबूरी है, मेरी मजबूरी है। वो ऐसा करता रहा, कोई बात नहीं, मत देने दो, अपने भी धैर्य बना के बैठे रहे। तो लास्ट में जाके मुझे भाषण देने दे गया, कोई बात नहीं। ये तो हो गई अपनी यहां तक की बात, ज्यादा पर बात करेंगे नहीं। देखो गलत है, किसी व्यक्ति के बारे में भी मैं बोलना नहीं चाहता। आप बार बार फोन कर रहे थे कि आप चंदे का हिसाब लो। मैं कौन होता हूं भाई चंदे का हिसाब लेना किसी से? तुम जानो और वो आदमी जाने जिसको तुमने दिया है, मेरे को मत बोलो। आप जानो और वो आदमी जाने, मैं किसी से कोई हिसाब नहीं मांग रहा। आप जानो और वो आदमी जाने कितना आया कितना नहीं आया। एक कह रहे भैया ऐसे होता है क्या, इसके अंदर डाल दिया पैसों के लिए। अरे तो भाई मैंने डाला है क्या? मेरे को मत बोलो प्लीज, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, मेरे को मत घसीटो इन चीजों में। आप जाने वो आदमी जाने जिसने आपके साथ जो किया। मैं व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा। अब आते हैं मुद्दे पर कि एक चीज मुझे बताओ आप, क्या हमारे जो मंत्री है, हमारी समाज का मंत्री अविनाश गहलोत जी, और वहां वार्ता में 2 ही लोग मौजूद थे, अविनाश गहलोत जी और भागचंद टाकरा जी। भाई वो अपनी समाज का
एमएलए है, भागचंद टाकरा माली है, सैनी है, अविनाश गहलोत सैनी है, उनसे तो आप कहे तो मैं कल जाके उनको ज्ञापन दे दूं। और यदि हमारे एमएलए में और मंत्री में अगर पूरी ताकत है तो हमें या समाज को यहां बुला के ज्ञापन लेने की क्या जरूरत थी? मंत्री जी और एमएलए साहब, आप खुद ही बोल देते फोन करके कि साहब हमारे समाज को आरक्षण दो, यदि आपकी बात फोन से मान लेते तो। मंत्री महोदय, मैं आपसे भी कह देना चाहता हूं और एमएलए साहब मैं आपको भी कह देना चाहता हूं, आपको ज्ञापन लेने के लिए आगे नहीं आकर सरकार पे दबाव बनाने में साथ देना चाहिए था। और जिस तरह एसटी/एससी का आंदोलन हुआ था 2014 में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने किया था, उस आंदोलन की तरह खुद भजनलाल सरकार कोई प्रतिनिधि मंत्री भेजती, अदर समाज के होते, चाहे आप में से भी एक मंत्री होता, 2-3 मंत्री नियुक्त करती और वो मंत्री आके हमारी सुनवाई करते और ऑन टेबल लिखित में हमें कुछ आश्वासन देते तो मजा आता। लेकिन मंत्री महोदय, या तो आप लाइव आके, एमएलए साहब भागचंद टाकरा, दोनों से बात कर रहा हूं मैं आपसे भी, आप दोनों भी लाइव के माध्यम से ये बता दो कि क्या आपको सरकार ने प्रतिनिधि भेजा था क्या? आप तो हमारे हो खुद के, आप तो हमारी समाज के हो, आपको सरकार ने प्रतिनिधि भेजा था क्या? और भेजा था तो क्या आप ये जिम्मेदारी लेते हो कि जो मांगे पर सहमति बनी वो आप पूरी करवाओगे? भाई ठीक है, हम तो फेल हो गए, हमारा समाज के नेतृत्व तो फेल हो गया, पर आपने तो इनमें जिम्मेदारी ली है ना। भागचंद टाकरा जी को और मंत्री जी को बोलना चाहता हूं मैं, आपने उस हमारे गए थे उन लोगों से मिलकर पेपर झेला था, है? आपको पता है मंत्री महोदय, आपके नाम पर 1 घंटे तक भीड़ को रोक रखा था कि मंत्री जी आ रहे हैं, मंत्री जी आ रहे हैं, और मंत्री जी वो विधानसभा में बैठे। हमें तो पता चला जिससे भी बात हुई कि मंत्री जी का संभव ही नहीं है आना। तो मंत्री महोदय, आपसे भी कहना चाहता हूं, देखो कहीं कल को पता चले कि ये एक घटित कार्यक्रम था, ये एक घटित कार्यक्रम नहीं निकल जाए। मैं पहले कह देना चाहता हूं मंत्री महोदय और विधायक महोदय, आप दोनों ने वो जो पर्चा है समाज का वो झेला है, तो क्या आप मांगे पूरी करवा पाओगे? नहीं करवा पाओगे तो मंत्री महोदय और विधायक भागचंद टाकरा महोदय, हम आपसे भी जवाब मांगेंगे। क्या हम आपसे भी जवाब मांगेंगे? क्योंकि आपने वो पर्चा झेला है। अगर आप असमर्थ थे लिखित में देने में तो भजनलाल सरकार तक आपको बात पहुंचानी चाहिए थी। भजनलाल जी कोई मंत्री नियुक्त करते, 50,000 की संख्या जयपुर में बैठी थी हमारी, अरे कोई और मंत्री, कोई भी 3 मंत्री नियुक्त करते, जिस प्रकार डॉक्टर किरोड़ीलाल ने करवाई थी 2000, किसी ने भी रैली हो, ये अभी बेनीवाल जी ने भी रैली करी थी, उसमें खुद कमिश्नर ने तो आके वहां लिया था वो। और एसटी/एससी का मामला कोई छोटा मामला थोड़ी था वो, मीणा विवाद कोई छोटा विवाद थोड़ी था वो। खुद सरकार जो मंत्री नियुक्त करती है उन मंत्रियों से वार्ता होती है, आप तो खुद ही सरकार के बीच में ढाल बन के बैठ गए। तो मैं कहना चाहता हूं एमएलए साहब और मंत्री महोदय अविनाश गहलोत जी, आप यदि मेरे क्षेत्र में कभी भी आओगे, इस पूरी राजस्थान में, आपसे भी पूछा जाएगा कि क्या करवाया आपने उस पर्चे को लेकर, क्या फाड़ के डस्टबिन में डाल दिया या हमारी समाज को आपने भी कुछ दिलाया? ठीक है, सीपी का तो हमें ठीक है, वो तो उसने तो हो गया जो होना था, पर आप तो समझदार थे ना मंत्री महोदय। क्या आप समाज के हितैषी हो? एमएलए भागचंद टाकरा जी, क्या समाज के हितैषी हो ना आप तो, है? तो मैं कहना चाहता हूं आप लोग तो हितैषी थे ना, है? इस बात को सीधा जाके सीएम को कहते कि हमारा समाज आयो है? जाके सीएम से कहते मंत्री महोदय और विधायक महोदय कि मेरा समाज आया है मंत्री जी, मेरा समाज आया है मुख्यमंत्री जी, इनको आश्वासन दो, लिखित में दो और इनको बताओ, अरे कम से कम हमारे भाइयों पे जो मुकदमे लगे थे वो तो हैंड टू हैंड वापिस हो सकते थे ना। अगर मैं बता रहा हूं इतना बुरा दुख है, मेरे कल तबीयत खराब हो गई, दुख में मेरा टेंशन बढ़ गई कल से। अरे इतनी भीड़ आने के बाद अगर मैं नेतृत्व छोड़ो, मेरे को करना नहीं है, वैसे मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं सरकार के पग हिला देता मैं और एक पत्ता का नुकसान नहीं होने देता। अरे क्या थी, एक धमकी देते कि हटो साइड में, हम जा रहे विधानसभा को घेरने, सरकार भजनलाल के कान के पर्दे पड़ जाते 1 मिनट में। 50,000 की संख्या तो शाम तक बैठी रही थी, लेकिन नहीं, बैठ जाओ भाइयों, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, तले। अरे क्या है ये? मजबूत नेतृत्व वही होता है, चाहे मर जाए, गर्दन कट जाए, लेकिन
नेतृत्व करता वही है जिसके चेहरे पे शिकस्त तक नहीं आनी चाहिए थी। अरे जब राजा के चेहरे पे शिकस्त आ गई तो प्रजा क्या करेगी बताइए आप मुझे। इसलिए मैं कह देना चाहता हूं एमएलए साहब और मंत्री महोदय, आपने भी जो जिम्मेदारी ली है अब उस जिम्मेदारी को आप भी निभाना। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, जल्दी हम चाहेंगे कि जल्दी आप मुकदमे ले लो 10-5 दिन में वापस। और आरक्षण की कमेटी भी, जो भी आरक्षण छोटी चीज थोड़ी, आरक्षण ये सबको पता है। और भविष्य में 2 चीजों को और बोलूंगा सिर्फ कि समाज में राजनीति नहीं करनी चाहिए कभी भी। और एक बार बार बोली जा रही थी फलाना आदमी 10 गाड़ियां लेके आया, फलाना आदमी 500 गाड़ियां लेके आया। क्यों भाई? क्या समाज का यहां कोई तुम गाड़ियों से क्या उनका वो दिखा रहे थे क्या कि शौर्य है कि मेरा फलाना आदमी? अरे भाई आ गया हमारी समाज का आदमी, हमारी समाज के लिए लेके आ गया, क्या दिक्कत है? उसके बजाय 10 लोगों को और बोलने का मौका दिया जाता। कुछ लोग अपनी बात रख पाते बेचारे, इतनी दूर दूर से अच्छे अच्छे लोग हमारी समाज के यहां आए थे। फलाना गाड़ी, और कोई जिला अध्यक्ष नहीं है। अरे वो किरोड़ी को रोकने के लिए विनोद भूतोली को एक मैसेज था पूरा कि किरोड़ी को बोलने नहीं दिया जाना, इसलिए अभी जिला अध्यक्ष बाकी है। अरे भाई जिला अध्यक्ष तो अपने टोटल जिले ही पे, अभी तो 32 जिला अध्यक्ष अपने तो, और तुमने 70 जिला अध्यक्षों को वहां बुला दिया, जो जिला अध्यक्ष नहीं है उसको भी बुला दिया। और तो और मैं खुद लालसोट का रहने वाला हूं और मेरी लालसोट से बिल्कुल एक सामान्य लोगों को तुमने बोलने का मौका दे दिया, जिला अध्यक्ष बना बना के लोगों को बुला दिया। अरे समाज से डरो भाई, झूठ कपट से डरो भाई, ये समाज तुम्हें माफ नहीं करेगा, इस बात से डरो मेरे भाई। बहुत बुरा कर रहे हो तुम क्योंकि शायद तुम्हें तो अंदाजा भी नहीं था इतना समाज आ जाएगा। अरे हम जैसे सब लोग लग गए थे ना, तुम मैनेज नहीं कर पाए तो सरकार पे दबाव बढ़ता, हमारे एमएलए और मंत्री साथ लगते और सरकार पे दबाव बना के सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि 3 मंत्री भेजे जाते या कोई 2-3 अधिकारी भेजे जाते, उनसे हम लिखित में लेते कि क्या हमारे बोर्ड में फंड आ जाएगा, क्या हमारे बोर्ड में कोई बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया जाएगा। ये तो होने का काम था, 2 मिनट का काम था, 2 मिनट का। अगर मैं कह रहा हूं इतनी भीड़ अगर कभी मैं बुला लूं मेरे पीछे आ जाए तो या तो सरकार नहीं या किरोड़ी लाल नहीं, इस बात को याद रखना। अरे मुकदमे कितनी बड़ी बात थी, मुकदमे वापस होने के लिए एक लिखित में तो लेना था, है बोर्ड के लिए लिखित में लेना था, मंडाइयों के मंडी के स्थिरीकरण के लिए, स्थायीकरण के लिए लिखित में लेना था, है? और जो भी थे भारत रत्न के लिए चिट्ठी नहीं लिखवा पाए तुम। अरे भजनलाल जी से एक चिट्ठी तो एंड टू एंड लिखवा देते केंद्र सरकार को। भारत रत्न के लिए भी आप गुमराह मत हो, ये भारत रत्न एक राज्य से नहीं मिलता, 6 राज्य के सीएमओ को, सीएम होते 6 राज्य के, वो पीएमओ को यानी राष्ट्रपति को भेजेंगे, पीएम और राष्ट्रपति को भेजेंगे कि इसको भारत रत्न दिया जाए, तो इससे चिट्ठी तो लिखवा लेते। तो भाई कोई बात नहीं, जो भी कमियां रही वो समाज को समझने की आवश्यकता है। और एक चीज और बता दूं, अभी जाट समाज के राजा राम मील जी ने कुछ डाला था सरकार को, तो भाई वो सरकार से बात कर रहा है, उसको हमारे समाज के लोग क्यों डाल रहे हैं? अरे क्यों उड़ता तीर तुम ले रहे हो भाई? हम हमारा हक मांग रहे हैं, अगर जिसको दिक्कत है वो सरकार से है, वो जाने, सरकार जाने। हम ओबीसी से नहीं मांग रहे, जहां से भी दो हमें दे दो, बात खत्म। तो किसी भी व्यक्ति को पर क्यों जाना, पर एक व्यक्ति पे, किसी समाज में क्यों जाना हमें? किसी समाज को टारगेट करके खुद के समाज को बुरा मत करिए, मैं आपके हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं। खुद में दम है तो लड़ो, नहीं है तो घर बैठ जाओ, किसी दूसरे समाज को टारगेट मत करो। राजा राम मील साहब डाल रहे, अच्छी बात है, वो सरकार को डरा रहे, उन्हें दम है तो डरा रहे, तो उसमें अपना क्या ले रहे हैं? उसमें कहीं लिखा है कि माली सैनी को अगर आरक्षण दे दिया तो हम तुम्हारी ईट बचा देंगे? लिखा है कहीं उस पेपर में? नहीं। अरे वो कर रहे तो करने दो ना उन्हें, तुम क्यों डर रहे हो? हम तो हमारे हक की बात कर रहे हैं, किसी का हक थोड़ी छीनने की बात कर रहे हैं भाई, है? तो ऐसी चीजें डालना गलत है। कोई भी किसी भी अदर समाज के व्यक्ति के कोई भी स्टेटमेंट को शेयर इस जगह पे मत करिए, ये 2 समाजों में खटास पैदा हो सकता है। आप देख लो गुजरात में भी कुछ कमियां रही, उस वजह से 2 समाज आपस में भिड़ गए थे, तो ऐसा काम मत करिए। आप नेता हो, आप दमदार हो, आपके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता है, तो ऐसा काम मत करिए। तीसरी बात, हमारे समाज बंधु बार बार एक चीज और डाल रहे हैं
फलाने नेता ने लेटर लिख दिया, फलाने नेता ने विधानसभा में आवाज उठा दी, फलाने नेता ने माली समाज के उसमें क्या माली समाज के लिए मतलब आरक्षण मिले माली समाज को, इसलिए फलाने नेता ने लेटर पेड पे लिख दिया कि माली समाज कुशवा को मिलना चाहिए, फलाने विधायक ने लिख दिया, फलाने मंत्री ने लिख दिया, फलाने सांसद ने लिख दिया। अरे तो भाई लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे? क्यों नहीं लिखेंगे? लिखना पड़ेगा। तमाम मंत्री और सांसदों को और लिखना पड़ेगा। और नहीं लिखे कोई भी मंत्री और सांसद, उसका ध्यान रखो ना तुम, क्योंकि तुम्हारे पास है वोट बैंक। वो एक लेटर लिख के तुम्हारे वोट बैंक को अपनी जेब में डालने का काम कर रहे थे, तो क्या गलत है? कोई एहसान नहीं कर रहा, कोई मंत्री या कोई सांसद तुम्हारे लिए लिखकर कोई एहसान नहीं कर रहा था। तुमने जिसको नहीं बोला वो भी लिख रहा था। क्यों लिख रहा था? क्योंकि तुम्हारे पास वोट बैंक है। और वोट बैंक की भी बता देता हूं आपको, इस राजस्थान के अंदर 120 विधानसभा सीट ऐसी है जो माड़ी बाहुल्य है। कितनी? 120, जिसमें हार और जीत यानी कि 120 विधानसभा सीटों पर 10,000 से लेके प्लस माड़ी है, 10,000 प्लस। और आपको पता है किसी भी एमएलए को एमएलए बनने के लिए 10,000 वोट इधर उधर धोना बड़ी बात है, क्योंकि 20,000 मात्र वोटों से, टोटल वोटों की गिनती करें तो 20,000 मात्र वोटों से दिल्ली में केजरीवाल की सरकार चली गई, 26,000 मात्र वोटों से हरियाणा में कांग्रेस की सरकार चली गई, और राजस्थान में भी मात्र 80-70,000 के आंकड़े से यहां से कांग्रेस सरकार चली गई। तो आप तो हर विधानसभा सीट पर 10,000 की संख्या में हो, और 200 विधानसभा की सीट ऐसी है जिसमें 5,000 ही हो, पर 200 विधानसभा सीटों पर माड़ियों की संख्या है। तो तुम क्यों लोड ले रहे हो भाई किसी एमएलए मंत्री का? वो तुम्हारा लेंगे, क्यों नहीं लेंगे बताओ? लेंगे और लिखना पड़ेगा। वो कोई एहसान नहीं कर रहे लिख के, लिखना पड़ेगा। वो इसलिए लिखना पड़ेगा क्योंकि उनको तुम्हारे वोट लेने हैं, वो सहानुभूति लेके तुम्हारा वोट लेना चाहते हैं। इस बात को तुम समझ नहीं रहे। मैं बताया ना, 200 विधानसभा सीटों पर चाहे 5,000 ही हो पर माड़ी है, 120 विधानसभा सीटों पर हमारे 10,000 प्लस वोट है, और 60 विधानसभा सीट ऐसी है जिसमें 20, 25, 30, 40, 45, 50, 60, 65, 70 तक माड़ी है। जैसे बांदीकुई हो गई, नीम का थाना हो गई, जैसे उदयपुरवाटी हो गई, जैसे हिंडोली हो गई, जैसे अभी अंता हो गई, ऐसी तमाम कई सीटें हैं। जयपुर में 2.5 लाख माड़ी है, बता देता हूं आपको, मैंने काफी काम किया है समाज के लिए। विद्याधर नगर माड़ियों की सीट है, सांगानेर माड़ियों की सीट है, और आमेर में 35,000 माड़ी है। खुद मालवीय नगर में 40,000 माड़ी है। सिविल लाइन्स जिस विधायक से मैं भिड़ गया था उसके क्षेत्र में भी 40,000 माड़ी है। 2.5 लाख माड़ी है जयपुर के अंदर। क्यों नहीं लेगा कोई तुम्हारा लोड? बताओ आप। 40 विधानसभा सीट ऐसी है जिसपे माड़ी को टिकट दिया जा सकता है, तो क्यों नहीं लेगा कोई तुम्हारा लोड? बताओ आप। लोड लेने देने के लिए ताकत चाहिए, ऐसा घुसाओ तीर, पता चल जाए सबको कि हम कोई पागल नहीं है। अब सुनो, आरक्षण की बात करेंगे उससे पहले बता दूं, कमजोर मत समझो, समझदार बन जाओ, सही गलत को पहचानना सीख जाओ, ये कहने आया हूं मैं। कौन अपना है कौन नहीं है उसको समझो, कौन हितैषी है कौन हमारा यूज करना चाहता है उसको भी समझो। अच्छी बात है, जो भी हुआ अच्छा हुआ, संख्या खूब आई, जिसने भी किया कुछ भी किया अच्छी बात है। मैं अभी भी किसी व्यक्ति का कोई सही गलत नहीं ठहराना चाह रहा, मैं तो जो कमियां रही उन बिंदुओं पे ही बात करने चाहता हूं। अब रही बात आरक्षण की, आगे बात को याद रख लो। आरक्षण की लड़ाई तभी लड़ना, लीडर चाहे आप आपके हिसाब से कोई भी चुन लेना। जो मैं तो कह रहा हूं, अगर भाई आपको लग जाए कि सीपी अभी भी तुम्हारे लायक है तो सीपी को चुन लेना, मेरा मना ही नहीं है। पर लीडर तब चुनना, एक तो लीडर में चेहरे पे शिकस्त नहीं आए, लीडर दमदार हो, डरे नहीं, लीडर मरने तक नहीं डरे। हाँ पता है डर लगता है, सबको लगता है, अंदर से घबराता है आदमी, लेकिन चेहरे पे शिकस्त नहीं आए, वो लीडर हो। कोई भी हो चाहिए, कल को अगर तुम्हें सीपी में भी अगर ये अच्छाई दिखे तो सीपी को ही ले लो, मेरा कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात,
अगर कोई भी आदमी तुम्हें आरक्षण क्या है, आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है इमोशनल। आरक्षण क्या है? इमोशनल मुद्दा है आरक्षण। कोई भी आरक्षण के नाम पे टपली बजा के तुम्हें इकट्ठा कर सकता है। आरक्षण कब मिलेगा वो भी बता दूं। एक ऐसी कमेटी तुम्हारे पीछे बने जिसमें मोस्ट ऑल राजस्थान के लोग हो। कौन होते हैं मोस्ट? जो जिला अध्यक्ष हो, रिटायर्ड अधिकारी हो, और कई जो भी ईमानदार लोग हैं, जो कम से कम श्रेणी 50 साल से ऊपर के लोग तुम्हारे पीछे हो। नेतृत्व चाहे 10 साल का बालक कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, पर जो कमेटी है पीछे वो होती है मेन। उस कमेटी में 30-40 लोग ऐसे होने चाहिए जो मजबूत हो, ईमानदार हो, और किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करने वाले हो। एक आदमी मैं या जाऊं डपली बजा के कि डपली डपली कि आरक्षण आरक्षण आरक्षण, और कल तुम मेरे पीछे आ जाओ 50,000। गलत गलत गलत। मैं तो तुम्हें यूज करके तुम्हारे नाम पे मैं मेरी पट्टियां लगा के, तुम्हारी नाम पे मेरी पट्टियां लगा के मैं वायरल करूंगा फोटोज, और जाके दिखाऊंगा किसको? राजनीतिक लोगों को, कि मेरे पीछे तो पूरा समाज है, और मैं तुम्हारे नाम पे एक टिकट लेके आ जाऊंगा और मैं तो एमएलए बन जाऊंगा। फिर मेरी समाज को क्या मिला भाई? क्या मिला मेरी समाज को? है? मेरी समाज को क्या मिला? बात यह है, देखो मेरे कोई मैं एक राजनीतिक आदमी हूं। वैसे मैं एबीपी में प्रदेश महासचिव, सॉरी एनएसयूआई में प्रदेश महासचिव हूं मैं। ये तो क्या चीजें गलत लगी तो मेरे को लाइव आना पड़ा। तो कब आरक्षण कब मिल सकता है? पूरे राजस्थान से। और कौन कहता है कि भाई हमें चाहते नहीं, हमें तो नेता गलत सोचते हैं? भाई तुम्हारी नीयत और नीति साफ है। मैं कह रहा हूं अगर कल आपका भाई आरक्षण की लड़ाई लड़े, पूरे राजस्थान के ईमानदार और जिला अध्यक्ष आपके भाई के पीछे कमेटी में नेतृत्व करता क्यों नहीं हो सकते? मैं ला के दिखाऊं। बस मन ईमानदार हो, सोच अच्छी हो, क्यों नहीं आएंगे भाई? सब आ सकते हैं। समझ गए मेरी बात? अब क्या समझा आपने? देखो जो भी हुआ अब भूल जाओ, कोई बात नहीं। व्यक्ति को और उस बात को याद रखो कि हमारे साथ हुआ क्या था, किसने कितना गलत किया और किसने कितना अच्छा किया। लेकिन मुरारी लाल जी से यह जरूर पूछना कि मुरारी लाल जी तुम बीच में छोड़कर क्यों चले गए इस जन अधिकार यात्रा को? समाज तो 50,000 जयपुर में था और तुम क्यों नहीं आए? ये बात मुरारी लाल जी से जरूर पूछना, क्योंकि मुरारी लाल जी भी काफी समय से आरक्षण आरक्षण की गुहार लगा रहे थे। तो उनसे ये सवाल जरूर करना, आप सभी फोन के माध्यम से कर लेना, ठीक है? दूसरी बात, आगे अगर कोई भी डफली बजाने आ जाए ना आरक्षण की, तो तभी साथ लगना मेरे भाइयों। पहले एक मीटिंग के माध्यम से और राजस्थान के टॉप लोग, जिसमें वकील हो, अधिकारी हो, नेता भी हो, बिलाई पीठ पीछे, तो समझिए मेरी बात, और सभी जिला अध्यक्ष जितने ले जा सके तभी आगे आना। क्योंकि इस इमोशनल मुद्दे के पीछे भगने वाला अगर कोई है तो वो पूर्वी राजस्थान है। कल मैंने हाथ ऊंचे करवाए थे, 90% लोग पूर्वी राजस्थान के थे। दौसा के सबसे ज्यादा थे। दौसा, करौली, भरतपुर, सवाई माधोपुर, अलवर, इन जिलों के लोग सबसे ज्यादा थे। तो हमारे लोगों का केस मुकदमा हमारे लग जाए, और कहीं का कोई, देखो मैं किसी को गलत नहीं ठहरा रहा, जैसे मैं यूं कोई जोधपुर जाके मैं नेतागिरी करूं, समझो मेरी बात को, और जोधपुर के लोगों को मरा कटा के आ जाऊं और मेरे घर आके सैप हूं ना, मैं तो गलत है। जो भी नेता हो, जहां का भी नेता हो, नेता उसी को बनाना, उस नेता के उस क्षेत्र में उसका दबदबा हो, उसकी इज्जत कहां हो, उसके घर में, उसके क्षेत्र में, उसके गांव में हो, उस नेता को हमें आगे लाएंगे, ठीक है? तो आरक्षण की लड़ाई कब कैसे लड़नी है पता चल गया। अब किसी के बहकावे में मत आना, चाहे कितना बड़ा कोई ताकतवर मैं ही आ जाऊं कल, भले ही अकेला, मैं ही कल आ सकता हूं डमडमी बजाने कि आपका, समझो मेरी बात, क्या मैं ही आ जाऊं डमडमी बजाने कल कि नहीं नहीं नहीं? अरे समाज का कोई लीडर नहीं होता, समाज के सब कार्यकर्ता होते हैं मेरे भाइयों, समाज का सब भाई बराबर होते हैं, समाज का कोई लीडर नहीं होता। अब आपको जिससे जो भी पूछना है उन व्यक्तियों से सीधा फोन करके पूछो, जिससे जो भी हिसाब लेना है, कोई पैसे का लेना है, कोई टाइम का लेना है, कोई किसी भी चीज का, वो उस व्यक्ति से खुद से लो जैसे चाहो लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर आरक्षण की बात समझ में आ गई? कल को कोई फिर तुम्हें गुमराह करेगा, कल को कोई फिर तुम्हें अपना नाम चमकाने के लिए आगे बुला लेगा, कोई, मैं ही बुला सकता हूं ना, दूसरे की नहीं कह रहा, मैं ही बुला सकता हूं भाई। मेरे पीछे भी तब आना जब मेरे पीछे 50 लोग कमेटी में ऐसे हो। अरे ऐसे बताओ, आरक्षण किसको चाहिए? क्या अकेले किरोड़ी को चाहिए क्या? नहीं,
पूरी समाज को चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना। आरक्षण अगर मिलता है तो माली, सैनिक, कुशवा, मौर्य, शाक्य, इन सबको मिलेगा। ऐसे तो है नहीं कि सरकार आरक्षण दे देगी कि किरोड़ी सैनिक को आरक्षण दे दिया और फलाना सैनिक को आरक्षण नहीं है, ऐसा तो नहीं है ना। समझ में आ गई बात? जब तक आरक्षण तभी मिलेगा, सरकार लोड तभी लेगी और सरकारों के चिथड़े तभी उड़ेंगे, सरकारों के पैर तभी फूलेंगे जब मजबूत कमेटी पीछे होगी। हार्दिक पटेल ने 23 साल के ने पूरे गुजरात को हिला के रख दिया था। पाटीदार समाज का था वो, क्या 23 साल का था उस टाइम हार्दिक पटेल। समझ गए मेरी बात? और आरक्षण के मामले में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, लीडर कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकता। कल एक बात और बुरी लगी, बार बार मंत्री जी यहीं आ रहे हैं, विधायक साहब यहीं आ रहे हैं। और जबकि मंत्री जी के किसी आदमी से मेरी बात हुई कि मंत्री जी तो 11 बजे तक तो 12 बजे तक तो विधानसभा से फ्री नहीं हो सकते। मंत्री जी ने तो बोला ही नहीं आने के लिए। फिर वहां बार बार नारे लगाए जा रहे थे कि मंत्री जी आ रहे हैं, विधायक साहब आ रहे हैं, आए तो नहीं। फिर समझो, चिकनी चुपड़ी और मीठी बातों में कभी मत आओ, चाहे मेरी हो। मैं व्यक्ति पे नहीं बोल रहा, मैं खुद के लिए बोल रहा हूं। समझ गए मेरी बात को? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे ध्यान रखेंगे। और मेरे भाइयों गलत कमेंट मत किया करो यार आज किसी पे। तुम समाज के लोग हो और देखो, हर किसी को देख के हर आदमी गंदा नहीं है, हर आदमी सिर्फ पैसों के पीछे नहीं भगता, हर आदमी नाम के पीछे नहीं भगता। और मैंने कोई तुमसे नाम नहीं लिया है, मैंने मेरी मेहनत से नाम बनाया है। मैंने पिछले 8 साल से राजस्थान विश्वविद्यालय से लेकर समाज की लड़ाई लड़ी है, 7 मुकदमे खाए हैं, तब जाके नाम बनाया है मैंने। हर किसी को गलत बोलने से पहले सोचा करो, ये बात को याद रखो। जब तक आदमी के बारे में परफेक्ट पता नहीं हो, किसी के बारे में गलत बोला तो सोच के बोला करो। मैं पहले बता देता हूं तुम लोगों को, मुझे कोई जरूरत नहीं है कि मैं तुम समाज का नेतृत्व करूं। अगर मेरा समाज का कोई भी नेतृत्व करेगा, मैं उसको मजबूती प्रदान करूंगा, कार्यकर्ता बनकर। समझिए मेरी बात को? तो आरक्षण की लड़ाई तभी लड़ी जाएगी जब हम एक मीटिंग लेंगे, मजबूत लोग उसमें शामिल होंगे और पैसों का लेखा जोखा लेन देन का वो 10 लोगों की एक कमेटी बनाएंगे, वो देखेंगे। क्योंकि भाई अगर कोई भी अगर लड़ाई लड़े तो पैसों से उसको क्या मतलब? उसको तो आरक्षण से मतलब होना चाहिए, पैसों से क्यों मतलब? मेरी समाज करेगी जो भी करेगी, मेरी समाज के लोग ही पैसा लाएंगे, मेरी समाज के लोग ही पैसा खर्च करेंगे। व्यक्ति को मत देना कभी भी पैसे, समाज को देना। 10 लोग एक ऐसा करेंगे कि कोषाध्यक्ष, सचिव, उप सचिव ये बनाओ, 10 लोग, 5 लोग बना दो, उनको ही पैसा देना। और ईमानदार लोग चुनेंगे, ये नहीं कि किरोड़ी ने चुन दिया कि फलाना सिंह को देना है वही पैसा, नहीं। 100 लोगों की भीड़ में से अगर 10 लोगों को चुना जाए, उनको पैसा देना। और समाज के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। मेरी समाज, अगर ईमानदार नेतृत्व की कमी है, मेरी समाज आज भी 1 लाख, अगर जरूरत पड़े तो 1000 करोड़ इकट्ठा कर सकता है मेरा समाज पैसों के मामले में। तो कितने? 1000 करोड़। समझ में आई बात को? ठीक है, पैसे की भी कोई कमी नहीं है सरकार समाज में। लेकिन आरक्षण की लड़ाई तभी लड़ी जाएगी जब पीछे बैकअप में ईमानदार और अच्छे लोग होंगे, मजबूत लोग होंगे। और उनकी संख्या लगभग 50 साल से प्लस के, 70% 50 साल से प्लस के लोग हो और 30% 50 साल से छोटे लोग हो। तब जाके युवा और बुजुर्गों का नेतृत्व होगा। और तब देखो समाज क्या डील करता है, क्या लोड लेता है। फिर ट्रैक भी जाम कर देना चाहिए और तुम्हारे ऊपर कोई हाथ उठा दे तो मुझे बता देना। फिर विधानसभा घेराव भी कर देना, और एक पुलिस वाला तुम्हें डंडा भी अड़ा दे तो मुझे बता देना। पहले समाज का बैक सपोर्ट मजबूत करो। अरे भाई, मकान बनाने से पहले नींव तो भरो। किसी भी नेता ने अब तक नींव नहीं भरी, किसी भी नेता ने अब तक नींव ही नहीं भरी। भाई तुम कौन से आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हो? भाई पहले नींव मजबूत करो, मजबूत लोगों की एक टीम बनाओ। ये कोई आरक्षण कोई बच्चों का खेल थोड़ी है भाई, शहादत देनी पड़ेगी। हो सकता है कई लोग मारे जाए इसमें, इतना आसान है। अगर इतना आसान होता तो गुर्जर कौम को मार्शल कौम माना जाता है। हमें तो सब भोला भाला समाज मानते हैं मेरे भाइयों। उस मार्शल कौम को भी शहादत देनी पड़ी थी, तो तुम तो कैसे ले जाओगे बताओ मुझे आप? कैसे ले जाओगे? इसलिए समझ में आएगी बात। पहले तभी किसी व्यक्ति के पीछे लगना है जब उसको समाज नेतृत्व दे, नहीं कि मैं डफली बजाने आ जाऊं तो मेरे भी पीछे मत लगना आरक्षण के नाम पे, या फिर किसी भी सामाजिक मुद्दे पर मेरे पीछे भी तभी लगना जबकि मैं कोई रियल लड़ाई लड़ूं तो लगना। या कोई आरक्षण की लड़ाई देखो, कोई छोटी लड़ाई नहीं है, ये इमोशनल मुद्दा है,
इसमें कोई भी भटका सकता है तुम्हें। तो आखिरी लड़ाई तभी लड़ना कब, जब उसमें बैकअप में मैन लोग हो। ठीक है, 70% बुजुर्ग हो, 30% युवा हो, और कम से कम मिनिमम 30 से 40 लोगों की कमेटी हो। पैसा किसको देना है आज तक हुआ भूल जाओ। खैर पैसा ऐसा तो भगवान देखेगा, सबको भगवान माफ करे। पैसा किसको देना है, समाज का अकाउंट हो आरक्षण के नाम पर, आरक्षण संघर्ष समिति के नाम पर, उसके 2-3 लोगों को करता धरता बनाए, 5 लोगों को ईमानदार लोग चुनो। ईमानदार कैसे, पूरे राजस्थान से 100 लोगों के बीच में से 5 लोग, कि ये लोग पैसों का लेखा जोखा देखेंगे। फिर जितना पैसों की जरूरत पड़ेगी, अगर मेरी गारंटी 1 रुपए भी कम पड़ जाए तो मेरे साथ कह देना। और नेतृत्वकर्ता को गाड़ी दो, उसको पैसे के खर्चे दो, और उसको घूमने दो। फिर उसकी पूरी टेंशन समाज ले लो। उसको जेब से पैसा खर्च मत करने दो, नेतृत्वकर्ता को जेब से पैसे भी खर्च मत करने दो। जो नेतृत्व करे उसको गाड़ी दो, उसको तेल दो, उसको घूमने का खर्चा दो, जितना उसको खर्चे की जरूरत है वो दो, ज्यादा उसको भी नहीं देना। उसका जेब से पैसा मत लगाने दो। कोई भाई अगर आखिर समाज की लड़ाई लड़ना चाह रहा है तो जेब से तो देखो कोई भी नहीं करेगा, समझ गए मेरी बात। लेकिन एक कमेटी बना के ही चीजें तय होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने अगर किसी को गलत बोला हो तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं मेरे भाइयों। मेरे दिल में जो ठेस थी वो मैंने बता दी। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी मंत्री जी को और विधायक साहब से आप जरूर पूछना, ये मेरा निवेदन आप सभी से। और कौन क्या डाल रहा है, कौन विधानसभा में मांगे उठा रहा है, कौन लिख रहा है, ये तो आम बात है भाई। तुम्हारे वोट चाहते हैं वो लोग, तुम्हारे यूज करना चाहते हैं, इसलिए इसको कोई भी लिख देगा, वो तो कोई भी लिख देगा। अरे अगर मैं किसी विधानसभा में जाके तैयारी करूंगा, कोई मीणा समाज का प्रोग्राम हो जाएगा तो मैं मीणा समाज के पक्ष में बोल दूंगा, तो मेरे को ये लगता है कि मीणा समाज मेरे को वोट दे देगा। तो ये तो आम बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात वो है जब तुम्हारे बीच में आके वहां बैठ जाए तुम्हारे साथ, तब मानो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे।